आज टीज़र आपने देखा है। कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। अफजल गुरु के बारे में मैं बहुत पहले कहानी आपको सुना चुका हूं। जिस दिन फांसी हुई थी मैं तिहाड़ जेल के बाहर था, तो ये कहानी वही कहानी नहीं है और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो कहानी सुनाई थी वो जेल के बाहर खड़े होकर सुनाई थी। आज की कहानी जेल के अंदर उस पूरे प्रोसेस को लेकर जिस तरीके से हुआ, फांसी के वक्त कौन कौन लोग साथ, ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन जो साथ थे अगर वो खुद पूरी कहानी बताएं तो फिर सुनना बनता है। पहले उम्र कैद 14 साल की हुआ करती थी। अब जो फैसला आता है उसमें उम्र कैद में बाकायदा मेंशन किया जाता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल के अंदर रहेंगे, या कभी 20 साल 25 साल है, मतलब जजमेंट में आपको क्लियर करना पड़ता है। तो एक तिहाड़ जेल के ऐसे जेलर जिन्होंने अपनी पूरी मतलब एक कहें कि 35 साल, 2 उम्र कैद से ज़्यादा, अगर 14 साल के हिसाब से मैं गिनूँ तो तिहाड़ जेल के अंदर गुजारी। वो जेलर रहे, सुपरिटेंडेंट, देन फिर वो PRO बने, लीगल अफसर जो हैं वो जेल के रहे। और तिहाड़ जेल का लीगल अफसर होना बड़ा एक तरह से सरदर्द का भी काम है। सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स, बाकी और भी वो सारा देखना पड़ता है। तो 35 साल तक तिहाड़ जेल में काम करने वाले जेलर, लीगल अफसर, PRO सुनील गुप्ता मेरे बड़े पुराने परिचित भी हैं, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई किताब लिखेंगे और इस तरह से खुलकर लिखेंगे, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें बताएंगे जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब के साथ उनकी को-राइटर जो हैं वो सुनेत्रा चौधरी हैं। पहले जब मैं जनसत्ता में था तब वो सुनेत्रा इंडियन एक्सप्रेस में थी, फिर वो NDTV चली गई, अभी हिंदुस्तान टाइम्स में है। और इन दोनों ने मिलकर बड़ा खूब कमाल जो चीज़ें हैं। इस किताब का नाम है ब्लैक वारंट। ये किताब है। देखिए, इस किताब की खासियत सिर्फ ये है कि मैं पिछले 3-4 दिनों में ही किताब मिली है। मैं लगभग 90% पढ़ चुका हूँ। तो मैं पूरी क्राइम तक फैमिली को भी कहेंगे कि मौका मिले तो इस ब्लैक वारंट को ज़रूर पढ़ें। और इस नाम के पीछे की भी कहानी है, ब्लैक वारंट है क्या। तो ये सुनील गुप्ता जो तिहाड़ जेल में 35 साल तक काम किया जिन्होंने, उन्होंने अब रिटायरमेंट के बाद लिखी है। अब वो वकालत कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और सुनेत्रा के साथ ये किताब साझा की है। तो कभी मौका मिले, मुझे लगता है कि जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो सारी कहानियाँ इसमें हैं। लेकिन इस किताब की खासियत ये है कि ब्लैक वारंट जो नाम है, कन्फेशन ऑफ ए तिहाड़ जेलर, इसमें 8 ब्लैक वारंट की कहानी है। ब्लैक वारंट मैं आपको सुना चुका हूँ कई बार। जिस शख्स को फांसी दी जाती है, जब ब्लैक वारंट साइन हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब कम से कम हिंदुस्तान की मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ताकत उसे फांसी के फंदे पर जाने से बचा नहीं सकती। तो सुनील गुप्ता के साथ ये जुड़ा हुआ है कि इन्होंने 8 अपने पूरे टेन्योर में तिहाड़ जेल में 35 साल रहते हुए 8 ब्लैक वारंट पे साइन करवाए जाकर अदालत में। एक लीगल अफसर होने के नाते भी इनकी जिम्मेदारी थी। रंगा बिल्ला की जो फांसी हुई थी वो पहली फांसी थी जो सुनील गुप्ता ने अपनी आंखों से देखी, और उसमें वो शामिल हुए थे पूरे उस प्रक्रिया में फांसी देने की। इंदिरा गांधी के जो हत्यारों को फांसी मिली उसमें भी शामिल थे। अफजल गुरु की पूरी कहानी जो है उस फांसी की, उसमें भी ये शामिल थे, और इस किताब में उसका जिक्र है। तो मैं बाकी करीब, मुझे लगता है कि इस किताब के ज़रिए मुझे ऐसी 8 कहानियाँ मिली हैं जो आपको हूबहू सुना सकता हूँ, और सारी बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखी गई है, तो मेरा काम और भी आसान है। लेकिन अफजल गुरु की जो कहानी है पूरी फांसी की, वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक किसी को मालूम नहीं थी। जैसे मेरे लिए खुद चौंकने वाली चीज़ थी कि किसी को फांसी देने के लिए एक फांसी का फंदा सबसे अहम चीज़ होता है, और वो करीब 8 साल से जेल में पड़ा हो। क्योंकि पहले था कि 8 साल पहले फांसी देनी है तो फंदा ले आए, और फिर पता चला कि अब फांसी रुक गई है, और 8 साल तक वो फंदा जेल में पड़ा रहा। 8 साल के बाद मौका मिला फिर उस फंदे को इस्तेमाल करने के लिए। तो जब ट्रायल होता है तो अब वजह शायद ये भी है कि 8 साल पुरानी रस्सी थी वो। 2 बार ट्रायल नाकाम हो जाता, रस्सी टूट जाती है लीवर खींचते ही। जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं कि क्या होगा। तीसरी बार में वो सक्सेसफुल होता है, और फिर चौथी बार वो अफजल गुरु के गले में डाला जाता है। ये पूरी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब मैं आपको पूरी कहानी जो ख़ास तौर पर आखिरी 6 दिनों की है तो वो बताता हूँ पूरी कहानी। सब जानते हैं कि पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था,
और उस गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला, पटियाला हाउस कोर्ट में शुरुआत हुई। लंबे वक्त तक जो 5 टेररिस्ट मारे गए थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, उनको मदद करने, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने, मतलब साजिश में शामिल होने का गुनहगार माना गया अफजल गुरु को। और उसके बाद अफजल गुरु को अगस्त 2005 में सजाए मौत दी गई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पे गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, हर जगह ये सज़ा बरकरार रही और अफजल गुरु को फांसी की सज़ा हो गई। सज़ा सुनाए जाने के बाद पहली बार 20 अक्टूबर 2006 को 20 अक्टूबर 2006 को पहली तारीख मुकर्रर हुई, तय हुई अफजल गुरु को फांसी देने की। और उसी 20 अक्टूबर 2006 को फांसी देने के लिए जो रस्सी है वो मंगवाई गई थी बिहार के बक्सर जेल से। ख़ास एक रस्सी होती है फांसी के लिए। एक दिन जल्लाद आया था, उसने भी आपको उसके बारे में बताया था, जो पवन जल्लाद इस दफ्तर में। तो 20 अक्टूबर 2006 को पहली बार फांसी देने की तारीख तय हुई। लेकिन जब ये फांसी देने की तारीख तय हुई तभी अफजल गुरु की जो पत्नी तबस्सुम, वो मर्सी पिटिशन लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई। उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मर्सी पिटिशन वहाँ गया 2006 में, फांसी टल गई। उसके बाद अब मर्सी पिटिशन के फैसले का इंतज़ार होने लगा। पूरा टेन्योर गुजर गया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस मर्सी पिटिशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो उनकी उत्तराधिकारी आई, अगली राष्ट्रपति हिंदुस्तान की प्रतिभा पाटिल, उनके पास वो मर्सी पिटिशन पड़ी रही। उन्होंने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वक्त बीतता गया। इसके बाद आए तीसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के पास जब वो प्रेसिडेंट बने तो पहली बार उन्होंने सारे मर्सी पिटिशन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 33 मर्सी पिटिशन अर्जी थी उनके पास, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के पास। तो उन्होंने उसकी समीक्षा की, देखा 33 अलग अलग लोगों को जिनको सजाए मौत दी गई है, उसकी दया रहम की अपील उनके पास थी। उन 33 में से 2 को उन्होंने रहम दी और 31 की अर्जी खारिज कर दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 33 में से 2 को माफ़ कर दिया, 31 को माफ़ी देने से मना कर दिया। और उन 31 लोगों में से एक अफजल गुरु था। ये मर्सी पिटिशन जो खारिज की गई 31 लोगों की, जिनमें अफजल गुरु का भी नाम शामिल था, 3 फरवरी 2013, 3 फरवरी 2013 दिन संडे का था। संडे के दिन ये मर्सी पिटिशन खारिज होती है। मर्सी पिटिशन खारिज का मतलब है कि अब कानूनी रास्ता साफ हो गया है। अब इंसाफ, कानून, अदालत, दलील, रहम, इन सब चीज़ों की कोई अब जगह नहीं बची। अब सिर्फ फैसला, आखिरी काम करना है और वो है सजाए मौत देना। 3 फरवरी 2013 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी संडे छुट्टी का दिन मर्सी पिटिशन खारिज करते हैं। इसके बाद जैसे ये खारिज होता है, होम मिनिस्ट्री के ज़रिए ये फाइल जो है ये सीधे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस वक्त तेजेंद्र खन्ना थे, उनके पास पहुंचता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस तेजेंद्र खन्ना के अंडर में आती, जो एलजी है यहाँ पे। और बहुत ही खुफिया, मतलब इसको पूरी तरह से, इस पूरी चीज़ को, खबर को थोड़ा सा इसमें काफ़ी गोपनीयता बरती गई थी कि ये चीज़ें जो हैं, एक तो मर्सी पिटिशन खारिज हो गई है, एलजी को भेज दिया गया, ये चीज़ें पब्लिक को ना पता चले। क्योंकि एक डर ये था कि अफजल गुरु की फांसी की वजह से कश्मीर में कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं। तो 3 फरवरी 2013 को अर्जी खारिज होती है रहम की। उसी दिन ये होम मिनिस्ट्री के ज़रिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल आती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस फाइल को सीधे तिहाड़ जेल में उस वक्त डीजी थी डायरेक्टर जनरल विमला मेहरा, उनको भेज देते हैं इस सूचना के साथ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको खारिज कर दी है, अब आप आगे की कानूनी कार्रवाई की शुरुआत करें। तो 3 फरवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, एलजी और फिर तिहाड़ तक ये फाइल पहुंचती है बहुत तेज़ी के साथ। सारी चीज़ें गुप्त रखी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त ये भी था कि मामला जो है वो लीक इसलिए ना हो कि कहीं हालात ख़राब ना हो कुछ। सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी उस वक्त मुख्यमंत्री थी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। तो अब विमला मेहरा के पास ये फाइल पहुंचती है। विमला मेहरा को पहली बार तिहाड़ की डीजी को पता चलता है कि अफजल गुरु की
रहम याचिका खारिज हो गई है, अब उसे फांसी देनी, आप फांसी की तैयारी करें। अब इसके बाद जो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी काम था वो ये कि रहम की अपील खारिज होने के बाद ब्लैक वारंट लेना ज़रूरी है। और ब्लैक वारंट जो है वो वही मजिस्ट्रेट, मैंने आपको पहले ही बताया था, लोअर कोर्ट का जारी करेगा जहाँ से मुकदमे की शुरुआत हुई थी। तो पार्लियामेंट अटैक की शुरुआत लोअर कोर्ट पटियाला हाउस से हुई थी। तो विमला मेहरा जो लीगल तिहाड़ जेल के अफसर थे, उनके पास ये फाइल भेजती हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप जो है इस पे ब्लैक वारंट हासिल करके लाएं और जल्दी से जल्दी, और वो भी पूरी तरह से इसको गुप्त रखते हुए, कहीं से ये किसी को पता न चले कि ये मामला है क्या। तो सुनील गुप्ता साहब का फिर यहाँ रोल शुरू होता है। अगले दिन पहले ही वर्किंग डे वो पटियाला हाउस पहुँचते हैं और पटियाला हाउस में जाकर, उससे पहले वो उसी दिन जो पटियाला हाउस में जस्टिस I.S. मेहता थे, उनसे वो वक्त मांगते हैं कि मुझे आपसे मिलना है और तो मिलने का वक्त दीजिए। तो उनको अगले दिन का मिलने का वक्त दिया जाता है। इसके बाद सुनील गुप्ता पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते हैं, जस्टिस मेहता के चैम्बर में जाते हैं और उसके बाद वो सारे फाइल दिखाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो ब्लैक वारंट पे दस्तखत कर दें। किसी भी जज के लिए सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे बुरा काम होता है किसी की मौत पे दस्तखत करना, और यही वजह है कि वो पेन की निब तोड़ देता ताकि उसको दोबारा ऐसी चीज़ों के लिए दस्तखत ना करना पड़े। अब जब ये पहुंचे तो 4 दिन से भी कम का वक्त था वहाँ पे जब जस्टिस मेहता के पास, और वो इसलिए कि जस्टिस मेहता ने जब ये सारी फाइल देखी तो उन्होंने सीधी 8 फरवरी 2013 की तारीख डाल दी उस ब्लैक वारंट पे। उन्होंने कहा कि आप 8 फरवरी को हैंग कर सकते हैं। बात हो गई 8 फरवरी को होनी, लेकिन तभी सुनील गुप्ता को ध्यान आता है कि 8 फरवरी को फ्राइडे है और कश्मीर में फ्राइडे के दिन आमतौर पे जो सारे मुसलमान हैं वो दोपहर की नमाज़ होती है जिसे ज़ोहर की नमाज़ कहते हैं, वो सब मस्जिदों में पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। तो हर मस्जिद में ज़्यादा भीड़ होती है आम दिनों के मुकाबले। तो एक ख़तरा ये भी था, एक अंदेशा था कि कहीं फ्राइडे की दोपहर की प्रेयर के दौरान ये बात अगर फैल गई तो लोग ऑलरेडी जमा होंगे, तो कश्मीर वैली में कुछ मतलब ऐसी चीज़ें ना हो जाए जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बुरा हो। तो उस वक्त सुनील गुप्ता ने जस्टिस मेहता से गुजारिश की कि अगर आप 8 की जगह से 9 कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि 8 को फ्राइडे है। जस्टिस मेहता भी समझ गए इस चीज़ को और फिर वो तैयार हो गए, और इसलिए इस तरह से एक फ्राइडे आने की वजह से अफजल गुरु की ज़िंदगी को 24 घंटे और मिल गए। 9 फरवरी की तारीख दस्तखत कर दिया जस्टिस मेहता ने, और इत्तेफाक से जब ये ब्लैक वारंट पे साइन हुआ तो अचानक एक इतिहास फिर दोहराया। पता चला, सुनील गुप्ता को याद आया, वो भी उसमें शामिल थे, कि एक और जो तिहाड़ में फांसी हुई थी, मकबूल भट्ट कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर, उसकी भी जब ब्लैक वारंट को साइन कराने के लिए कोर्ट में गए थे तो उस जो तारीख पड़ी थी उस दिन फ्राइडे था। तो यही चीज़ बताई गई और इसी बिहाफ पे फिर उसको एक दिन आगे बढ़ाया गया। सेम अफजल गुरु के साथ हुआ। फ्राइडे की जगह 8 फरवरी की जगह 9 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई, ब्लैक वारंट साइन हो गया। अब जेल मैनुअल और रूल ये कहता है कि जैसे ही आपका डेथ वारंट साइन हो जाता है, पहला काम ये है कि आप जिसे फांसी दे रहे हैं उसके फैमिली वाले को इसके बारे में जानकारी दें। 6 फरवरी 2013 को स्पीड पोस्ट के जरिए तिहाड़ जेल नंबर 3 के सुपरिंटेंडेंट अफजल गुरु की वाइफ के नाम स्पीड पोस्ट से एक ख़त भेजते हैं, और उस ख़त में ये लिखा था कि आपके जो शौहर हैं मोहम्मद अफजल गुरु, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनकी रहम की अपील खारिज कर दी है, और इसीलिए अब 9 फरवरी 2013 की सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल के 3 नंबर में अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी। ये लेटर भेजा गया 6 फरवरी 2013 को, और 9 फरवरी को फांसी थी, यानी 3 दिन के बाद। जाहिर सी बात है कि वो 3 दिन में लेटर फैमिली तक नहीं पहुंचा, न पहुंच सकता था, वो आगे फिर। इसके साथ साथ अब ये है कि अफजल गुरु की मौत की खबर या फांसी जब आप देंगे तब तक तो आप किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार फांसी के बाद तो ये खबर लीक होगी।
तो इसलिए जब लीक हो तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई ख़तरा ना हो, इसलिए मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को उस वक्त फिर कश्मीर के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस हैं अशोक प्रसाद थे उस वक्त, उनको और उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को फ़ोन पे खबर दी गई कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को अभी आपको राज रखना है, अफजल गुरु को फांसी दी जा रही है 9 फरवरी को, और इसलिए आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो, वो आप देख लीजिए। तो स्टेट जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और डीजीपी को खबर दी गई और अब इसके बाद आगे की तैयारी शुरू हो गई। जब ये ब्लैक वारंट साइन हो गया 7 फरवरी की फिर शाम को, 6 फरवरी को ब्लैक वारंट पे साइन दस्तखत होता है। 7 फरवरी की शाम उस वक्त होम सेक्रेटरी थे आर के सिंह, जो अभी इस नई सरकार में भी मिनिस्टर हैं, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और फिर एमपी बने और अभी मिनिस्टर हैं। तो उस वक्त आर के सिंह होम सेक्रेटरी हुआ करते थे और होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे। 6 फरवरी को दस्तखत होता है ब्लैक वारंट पे। 7 फरवरी की शाम तिहाड़ जेल की डीजी विमला मेहरा को कॉल आता है कि होम मिनिस्टर से आपको मिलना है, तैयारी के ऊपर बात करनी है और होम सेक्रेटरी साथ होंगे। तो विमला मेहरा अपने साथ अपने लीगल जो अफसर हैं सुनील गुप्ता उनको लेती हैं और ये लोग नॉर्थ ब्लॉक होम मिनिस्टर के दफ्तर में पहुंचती हैं, दोनों, तिहाड़ की डीजी और सुनील गुप्ता साहब। तो ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं, 4 लोगों के बीच में मीटिंग होती है। होम मिनिस्टर तैयारियों के बारे में पता करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में पूछताछ करते हैं और इसी बीच में फिर वो पूछते हैं कि जब तैयारी हो रही है और फांसी हो रही तो जाहिर सी बात है कि जल्लाद का जिक्र आएगा। तो अचानक विमला मेहरा और फिर सुनील गुप्ता साहब को एक चीज़ ये हुआ कि उन्हें ये पता था कि उस वक्त तक जो जल्लाद थे एक कालू जिनके पोते पवन से यहीं मिले थे और एक फ़कीरा, तिहाड़ जेल में आमतौर पर जितनी फांसी हुई इन्हीं दोनों ने फांसी दी थी। इन दोनों की मौत हो चुकी थी और चूँकि तिहाड़ में बहुत ज़माने से कोई फांसी हुई नहीं तो तिहाड़ जेल के प्रशासन ने किसी जल्लाद के बारे में सोचा भी नहीं। तो अब ये था कि दोनों की मौत हो गई है, अफजल गुरु को फांसी कौन देगा। फिर ये तय हुआ कि काम किसी नए जल्लाद से, जिस पे पवन जल्लाद ने शिकायत भी की थी कि मुझे तिहाड़ नहीं बुलाया गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह तय किया कि चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव केस है, अफजल गुरु की फांसी है, तो किसी नए जल्लाद को ये काम नहीं सौंपेंगे बल्कि जेल का स्टाफ खुद लेवर खींचेगा और इसीलिए किसी जल्लाद को हायर नहीं किया गया। तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने बाकायदा पूछा जल्लाद के बारे में, तो विमला मेहरा और ने बाकायदा कहा कि नहीं, वो हमारा अपना एक जेल का ही स्टाफ होगा पुलिस वाला। तो वो भी थोड़ा चौंके क्योंकि उससे पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन फिर ये था कि कन्विंस किया और फिर होम मिनिस्टर तैयार हो गए। इसके बाद ये दोनों वहाँ से मिलने के बाद वापस तिहाड़ जेल आते हैं। 7 फरवरी की शाम को ये मुलाकात हुई थी नॉर्थ ब्लॉक होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के साथ। इसके बाद 8 फरवरी की तारीख आती है। अभी तक अफजल गुरु को फांसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 8 फरवरी की रात को होता यह है कि तिहाड़ जेल में जो फांसी कोठी है, तिहाड़ जेल में फांसी घर को फांसी कोठी कहते हैं और ये कोठी जो है फांसी कोठी, ये तिहाड़ के जेल नंबर 3 में है, उसी जेल नंबर 3 में जिसमें अफजल गुरु बंद था। अब एक दिक्कत यह आई कि जो फांसी कोठी है, अफजल गुरु को लगातार वहाँ जो रखा गया था वो एक एकांत सेल में रखा गया था, बिल्कुल आइसोलेटेड जो सेल होता है, तो वहाँ पे अलग से रखा गया था। और इत्तेफाक की बात है कि उसी सेल के बिल्कुल करीब में फांसी कोठी। तो अब ये था कि फांसी कोठी में अगर फांसी की तैयारी करने शुरू करेंगे तो अफजल गुरु को पता चल जाएगा। तो इसलिए 8 फरवरी की रात को अफजल गुरु को उसके सेल से निकाला जाता है और उस फांसी कोठी से कुछ दूरी पर एक दूसरे सेल में डाला जाता है जहां आसपास में 2-4 कैदी थे और उन कैदियों के बारे में सब कुछ पता था। तो वहां पे ले जाके अफजल गुरु को रख दिया जाता है और उसका सेल खाली करा लिया जाता है, पहली बार जब से अफजल गुरु तिहाड़ में था। अब अफजल गुरु को वहां से निकाल कर वो ले गए और दूसरे सेल में डाल दिया। ये 8 फरवरी की रात की बात है। इस बीच में फिर 8 फरवरी की रात को चूँकि पूरी सारी चीज़ों को गोपनीयता बना के रखना था, होम सेक्रेटरी आर के सिंह का फ़ोन आता है डीजी तिहाड़ विमला मेहरा के पास। आखिरी तैयारियों का जायज़ा, बाकी चीज़ जानने के लिए वो मिलना चाहते थे। विमला मेहरा फिर जो है वो सुनील गुप्ता को अपने साथ लेकर
जो सुनील गुप्ता जी उस वक्त लीगल अफसर के हैसियत के तौर पर इनके घर पहुंचते हैं मीटिंग के लिए, जो सरकारी घर था, और न्यू मोती बाग में उस वक्त आर के सिंह का सरकारी आवास था। तो विमला मेहरा जी और सुनील गुप्ता जी ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं होम सेक्रेटरी आर के सिंह के पास। इस मीटिंग में दौरान में इनसे बातचीत होती है, आखिरी पूरी तैयारी का जायज़ा क्या है, कैसे है, दोनों अपनी तरफ से ब्रीफ करते हैं उनको। करीब 15 मिनट की मीटिंग होती है। आर के सिंह संतुष्ट होते हैं, ये दोनों वापस तिहाड़ आ जाते हैं, क्योंकि आज की रात इन सभी को जागना था। तिहाड़ आने के बाद अब रात को फांसी की तैयारियां शुरू होती हैं उस फांसी कोठी में जहां पे अफजल गुरु को फांसी दी जानी थी। अब जो चीज़ें थी वो, एक तो आपके पास पेशेवर जल्लाद नहीं था, लीवर पुलिस वाले को खींचना था, साथ में कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें थी, जैसे कि फांसी देने से पहले एक पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि जिसको आप फांसी दे रहे हैं उसका वेट, उसके कद के हिसाब से आप सैंड बैग तैयार करते हैं, मट्टी की बोरी भरते हैं एग्जैक्ट। अगर 70 किलो है तो 70 किलो की बोरी होनी चाहिए। फिर उसकी वैसे वो आप उसका गला बनाते हैं, उसमें रस्सी डालते हैं, फिर उसको आप टांगते हैं, फिर लीवर खींचते हैं और देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। तो अब फांसी कोठी में बाकायदा रात को रिहर्सल शुरू होता है, तमाम वहाँ पे आला अफसर और सारी तैयारियाँ चल रही हैं। 2006 में जब पहली बार ये था कि 20 अक्टूबर को अफजल गुरु को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन फिर मर्सी पिटीशन की वजह से रुक गई, तब उस वक्त रस्सी मंगाई गई थी, और वो रस्सी मंगाई थी आपके बक्सर जेल बिहार में। तो वहाँ की वो ख़ास होती है, उस जो जल्लाद लोग हैं उनका मानना है कि ये रस्सी ज़्यादा कारगर साबित होती है। 2005 में वो रस्सी खरीदी गई थी और उस वक्त उसकी कीमत थी 860 रुपये, 860 रुपीज़। तो ये रस्सी, और इसका नाम है इस खास तौर पे जो फांसी देते हैं और इस रस्सी की जो मजबूती की वजह से, मनीला रोप, मनीला रस्सी। तो ये बक्सर जेल में स्पेशल बनता है फांसी देने के लिए। वहाँ से 860 रुपये में ख़रीद कर लाया गया, लेकिन अफजल गुरु को तब फांसी हुई नहीं। 2006 की जगह 2013 आ गया, तो मतलब लगभग 2005 में देनी थी। तो 5 और 6 से करीब 7-8-9 साल हो गए। तो पुरानी रस्सी थी वैसी तिहाड़ में पड़ी रही। अब जब 2013 में देनी थी उसी रस्सी को निकाला गया। इसके बाद चूँकि अफजल गुरु के जो वेट और ये सारी चीज़ें लगातार जेल रिकॉर्ड में अपडेट हुआ करता था, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जेल नंबर 3 है, अब अफजल गुरु को पता भी नहीं है कि अभी फांसी होनी है और अब तैयारी भी करनी है, तो उनसे उसके जो अपडेटेड सारा डिटेल था कि उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ें मंगाई गई। उस हिसाब से फिर वो सैंड बैग भरा गया और फिर उसको उसी हिसाब से उसका ट्रायल हुआ। पहला ट्रायल जैसे हुआ, लीवर खींचा गया, रस्सी टूट गई। अब जो सारे लोग थे वो परेशान कि ये क्या, वक्त भी कम है, रात बीती जा रही है, सुबह फांसी देनी है, टाइम 8 बजे का तय था। खैर किसी तरह से बाकी चीज़ें करके, बाकी अपना सब दिमाग लगाकर दोबारा जो है फिर से एक सैंड बैग तैयार हुआ, सब कुछ वैसे ही उसी वेट के हिसाब से, और फिर दोबारा लीवर खींचा गया। इत्तेफाक से दोबारा भी रस्सी टूट गई। अब जाहिर सी बात है परेशान होना लाजमी था सभी का। 2 अटेम्प्ट दोनों बार नाकाम। अब ये था कि अगर एक्चुअल जब फांसी देंगे और ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ ये है कि जल्लाद पेशेवर आपने मंगाया नहीं, होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी को आश्वासन दे चुके हैं, तो बड़ा डरते संभलते फिर तीसरा अटेम्प्ट लिया गया। तीसरी कोशिश में जब लीवर खींचा गया तो रस्सी नहीं टूटी। इसके बाद ये हुआ कि चलो अब ये ट्रायल पूरा हो गया। इधर फांसी कोठी में ये ट्रायल चल रहा था कोठी में, और उधर उससे कुछ दूरी पर अफजल गुरु, चूँकि इतने साल से तिहाड़ में और उसे कोई खबर नहीं, वो अपने सेल में बेखबर सो रहा है, और इधर उसी की फांसी की तैयारी चल रही है रिहर्सल के तौर पर। अब जब ट्रायल कामयाब हो गया और सब कुछ ठीक, अब आखिरी काम बचता था जो सुबह मेन काम था, और अभी तक अफजल गुरु को कोई खबर नहीं। इसके बाद 9 फरवरी की सुबह का वक्त होता है, सुबह 6 बजे। यही वो वक्त था जब तिहाड़ के जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट, उनके साथ सुनील गुप्ता और जो बाकी लोग जिनको भी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी थी, ये लोग उस सेल के पास पहुँचते हैं जहाँ पे अफजल गुरु सोकर उठ चुका था। ये अफजल गुरु के पास जाते हैं, दुआ सलाम होती है,
इसके बाद आपस में ये सारे स्टाफ तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कोई आपस में बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर जो जिम्मेदारी और फ़र्ज़ था वो जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट का था। तो जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट पहली बार अफजल गुरु से दुआ सलाम के बाद ये कहते हैं कि मुझे अफसोस के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि तुम्हें आज ही फांसी देनी है। ये लाइन थे। तो कहते हैं कि जब ये सुना ये लाइन कि मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हें आज ही फांसी देनी है, तो अफजल गुरु ने जवाब दिया कि मुझे पता है, मुझे शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था। और ये अंदाज़ा इसलिए हुआ था क्योंकि एक रात पहले जब उसका सेल चेंज किया गया तो उसे मालूम था कि अब तक इतने सालों से यहाँ पे हैं और अब मुझे यहाँ लाया गया है, इसका मतलब है कि मेरा वक्त आ गया है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था। इसके बाद वो बैठकर बातें करने लगे और उस बातचीत में फिर अफजल ने जो भी उस थोड़ी देर तक बात की उसका लब्बो-लबाब ये था कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं कभी वांटेड नहीं रहा, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यहाँ सुनता कौन है। ये सारी चीज़ें बोलते बोलते, और ये बात लंबी चल रही है, आप किताब में भी पढ़ेंगे, तो बताते 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 अचानक अफजल गुरु रुकता है और गाना गाना शुरू कर देता है। और वो गाना 1960-65 में एक फिल्म आई थी बादल, जिसमें संजीव कुमार हीरो थे, और संजीव कुमार का जो गाना पिक्चराइज किया गया था वो किसी जेल के ही अंदर था, और वो जेल में ही एक कैदी के तौर पे वो गाना गा रहे थे। और यहाँ सेम सिचुएशन था कि अफजल गुरु भी एक जेल में है। तो बात करते करते कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद बोलते बोलते रुकता है और अचानक वो गुनगुनाने लगता है। और वो गाना ये था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। ये गाना गाने लगा। उसने 1-2 लाइन गाया। इसके बाद अचानक सुनील गुप्ता साहब जो वहाँ मौजूद थे उसके साथ थे, पता नहीं उनका कहना है कि मुझे क्या हुआ कि मैं भी उसके साथ ये गाना गाने लगा। अब अफजल गुरु भी गा रहा और सेम उसके सुर में सुर मिला रहे हैं सुनील गुप्ता, और दोनों ये गाना गाए जा रहे हैं। गाते गाते अचानक अफजल गुरु रुक जाता है। जब वो रुकता है तब सुनील गुप्ता साहब भी रुकते हैं, और जैसे ही वो रुकता है उसका अफजल गुरु, हाँ इससे पहले ये जब बातचीत शुरू हुई तो अफजल गुरु को इन लोगों ने चाय दी, तो वो चाय पी रहा था, चाय पीते हुए बात कर रहा था। उसके बाद ये गाना गाते गाते चाय ख़त्म हो गई। उसके बाद अचानक वो रुक गया। जब रुक गया तो उसके बाद उसने सीधे जो पहली लाइन बोली वो ये कि क्या एक कप चाय और मिलेगी। तो इत्तेफाक की बात यह है कि जिस जगह पे ये बैठे थे और जहाँ पे फांसी दी जानी थी वो जगह बहुत करीब, और फांसी के दौरान में आम तौर पे कोई भी जो ख़ास लोग होते हैं जिन्हें पहले से पता है कि ये लोग मौजूद होंगे, उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होती है। तो चाय देने वाले को भी चाय उस वक्त बुलाया गया था कि एक सुबह चाय पी ले, उसके बाद वो निकल जाए। तो वो चाय देकर अब वहाँ से दूर जा चुका था, उसे अब वापस बुलाना मुमकिन नहीं था। तो इन लोगों ने देखा चाय वाले की तरफ, फिर भैया कि वो तो काफ़ी पहले निकल गया है, तो अब वो 1 कप चाय वापस नहीं आ सकती थी। तो अफजल गुरु की आखिरी 1 कप चाय पीने की ख्वाहिश वो अधूरी रह गई। इसके बाद अचानक फिर सुपरिटेंडेंट पूछते हैं अफजल गुरु से कि तुम्हें कोई मैसेज देना है, और ये भी कि तुम्हारी इस मौत के बाद हो सकता है कश्मीर में कुछ ये वो। तो फिर अफजल गुरु कुछ एक हाथ से लिखता है, वो लेटर बाद में फैमिली के पास गया भी। उसके बाद वो जेलर सुपरिटेंडेंट से पूछता है कि आप की आंखों में मैं हमदर्दी देख रहा हूँ, तो क्या आप उस वक्त होंगे जब मुझे फांसी दी जा रही होगी। तो सुपरिटेंडेंट कहते हैं हाँ मैं मौजूद रहूँगा। तो अफजल गुरु कहता है कि देखना मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ये उसने लाइन बोली। इसके बाद अब अफजल गुरु को लेकर ये सारे लोग फांसी कोठी की तरफ जाते हैं। फांसी कोठी के जाने के बाद पहले से सब कुछ तय था, एक पुलिस अफसर ही को लीवर खींचना था। वहाँ पे जो बाकी चीज़ें होती हैं वो नकाब पहनाया गया, गले में फंदा कसा गया, और ठीक सुबह 9 फरवरी 2013 सुबह 8 बजे लीवर खींच दिया गया। थोड़ी देर के बाद अफजल गुरु की मौत हो गई। उसके बाद डॉक्टरों ने देखा, डेथ डिक्लेयर किया, और फिर इसके बाद उसी जेल नंबर 3 में 30 साल पहले जिस मकबूल भट्ट को दफनाया गया था फांसी के बाद, उसके ही बराबर में अफजल गुरु को ले जाकर दफना दिया गया। लेकिन वो जगह कौन सी है ये उस जेल के बाहर या जेल के बाकी लोगों को भी या कैदियों को भी नहीं मालूम होता है।
तो वहाँ पे ले जाके दफना दिया गया। और इसके बाद फिर इत्तेफाक से सुबह तक होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्ट्री के ज़रिए कहीं ना कहीं खबर लीक हो जाती है, तो हम लोगों को पता चली, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। तो फिर हम लोग तिहाड़ जेल भागते हैं। उसके बाद तो खैर सारी चीज़ें दुनिया में आप सभी को मालूम ही है। खैर इधर फांसी हो गई। इसके बाद अब सारी चीज़ें ख़त्म, देश में सबको पता चला। हालांकि विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन ऊपर वाले के शुक्र से कुछ ऐसा कानून और व्यवस्था को लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन इस फांसी के बाद अब सुनील गुप्ता सारी चीज़ें हो गई, चूँकि रात भर के जागे हुए थे। अब वो वहाँ से निकलते हैं और अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के बाद वो पहली बार अपना रूल तोड़ते हैं। उन्होंने अपने बुक पे लिखा है कि जब भी, चूँकि मैंने आपको बताया कि 8 ब्लैक वारंट सुनील गुप्ता साहब साइन करा कर लाए और उन फांसियों की ये गवाह रहे, तो ये घर जाते पर कभी भी घर में किसी फांसी को लेकर इन्होंने जिक्र, चर्चा या इस सारी चीज़ें बात नहीं करते थे। पहली बार इनका कहना है कि मैंने उस दिन अपना रूल तोड़ा, खुद का बनाया हुआ, घर गया, अपनी बीवी को मैंने फिर बताया। तब तक खबर आ चुकी थी कि मैं तिहाड़ से आ रहा हूँ। फिर मैंने ये भी बताया कि उसमें फांसी का गवाह हूँ, मैं वहाँ मौजूद था। फिर उन्होंने गाने का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं यूट्यूब और उस पर लगातार लूप में डाल कर वो गाना बहुत सुनता रहा। फिर आया कि ये सारी चीज़ें जो उनके जहन में, एक जगह पे ये भी है कि वो सारी बातें याद करके फिर वो पहली बार रोए भी। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके साथ एक और अहम चीज़ जुड़ी। जब अफजल गुरु तिहाड़ जेल के अंदर था, और चूँकि उसको मैंने बताया कि आइसोलेटेड सेल में रखा गया था, तो उस वक्त एक और वहाँ पे बहुत ही खूंखार टेररिस्ट बंदा था और उसका नाम था देवेंद्र भुल्लर। 93 में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट का वो आरोपी था और ये खालिस्तानी समर्थक था। तो भुल्लर को भी गिरफ्तार किया गया और उसे भी फांसी की सज़ा हुई थी। तो अफजल गुरु को भी फांसी की सज़ा और देवेंद्र भुल्लर को भी। तो रहते थे आइसोलेटेड सेल में, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये लोग टहलने या कुछ करने तो एक साथ होते थे निगरानी में। तो इनके बीच में दोस्ती हो गई थी। देवेंद्र भुल्लर का भी ये था कि कभी भी फांसी हो सकती है। अफजल गुरु की फांसी के बाद फिर ये हुआ कि देवेंद्र भुल्लर के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि चूँकि वो 15-20 साल से हर दिन फांसी का इंतज़ार कर रहा है, तो वो किश्तों में मर रहा है, तो इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ, तो उसकी अब फांसी की सज़ा को आप ख़त्म कीजिए। अदालत ने इस बात को माना और देवेंद्र भुल्लर की फांसी की सज़ा पे रोक लगाई। फिर उसका जेल भी ट्रांसफ़र कर दिया, पंजाब जेल भेज दिया। और 2016 में देवेंद्र भुल्लर पेरोल पे बाहर आ गया है, अभी बाहर है। तो जो अफजल गुरु का दोस्त था और जो एक साथ जिसे उसे भी फांसी होनी थी, अभी वो फिलहाल बाहर आ गया। तो ये थी पूरी कहानी आखिरी 6 दिनों की जो अफजल गुरु के ऊपर। और इसके जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये ब्लैक वारंट है, इसमें ऐसी 8 कहानियां हैं जो ब्लैक वारंट जो हासिल किया था सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी, ये दोनों। तो आप ज़रूर मौका मिले तो ये पढ़िए और इसमें बाकी चीज़ें भी आप डिटेल में पढ़ सकते। जेल के अंदर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये मुझे अभी आसिम दे रहा है, क्या अनाउंस हो गया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कल फैसला आएगा इस पे और लोगों से 10:30 साढ़े 10 बजे सर इसमें फैसला आने के लिए बोला कल। अभी एक खबर आ रही है, आप लोगों को बता दूं, पूरी क्राइम तक की फैमिली को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या पे जिस पे सबको इंतज़ार है वो फैसला जो है वो कल आएगा और शायद सुबह कल 10:30 तक आएगा। कल सैटरडे है तो कल ये फैसला आना है और वो भी सुबह आना है। तो ये आपकी जानकारी के लिए तो फैसला आएगा। दूसरा एक चीज़ है कि मेरा अपना मानना है, मैंने इसमें बहुत सारे शो बनाए हैं, कि एक फ़ैसला ऐसा हो जिसमें कोई ना हारे। तो ये एक फ़ैसला है और हिंदुस्तान में हम सभी जो हैं मिलजुल के रहते हैं, तो ये फ़ैसला ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, जो भी फ़ैसला है हर पक्ष को उसी के हिसाब से मानना चाहिए और खुले दिल से मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट है और कोर्ट का फ़ैसला जो आता है वो सभी को मानना चाहिए। तो इस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें निकालना या फिर बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और हम सभी का फ़र्ज़ है कि ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर ऐसे फ़ैसलों के भी वक्त इस तरह के जो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, इधर उधर की चीज़ें फैलाते हैं, थोड़ा भ्रम फैलाते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है। एक फ़ैसला है और वो फ़ैसला जो भी होना चाहिए सभी को मंजूर होना चाहिए और खुले दिल से मंजूर होना चाहिए। मेरी ये क्राइम तक की फैमिली से भी यही पूरी रिक्वेस्ट है कि इस फैसले को हर एक को अपने दिल से मंजूर करना चाहिए। अब बताओ सर, राज बुंदेला भी ये बोल रहा है सर, अगर अफजल गुरु की फांसी की रस्सी भी टूट जाती तो क्या उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए?
बुंडेला साहब इसमें बड़ा वो भ्रम है कि हालांकि उस दिन मैंने बताया भी था आपको कि रस्सी टूट जाती तो फिर डेट आगे बढ़ जाती या माफ़ कर जाता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये कि प्रैक्टिस कर लेते कि हाँ यार देखो टूटे तो नहीं, तो कुछ ना कुछ उनके पास टाइम लेकर वो रिहर्सल कर रहे थे, तो हो सकता तो उनके और वक्त होता और इंतज़ाम करते। सर मनीष है बोल रहा है कि उसको एक रात पहले क्यों चेंज किया गया था जहां वो रह रहा था उस कोठरी से? मनीष साहब, मैंने आपको बताया कि चूंकि जिस सेल में अफजल गुरु था, फांसी घर या फांसी कोठी उसके बिल्कुल करीब, तो इसलिए उसको चेंज किया गया था क्योंकि अफजल गुरु को तब तक बताया नहीं गया था। अफजल गुरु को अपनी फांसी के बारे में, अपनी मौत के बारे में सिर्फ 2 घंटा पहले पता चला था। 9 फरवरी की सुबह 6 बजे पहली बार उसे जानकारी दी गई कि आज ही आपको फांसी देनी है, और ठीक 8 बजे उसको फांसी दी गई। तो अब 2 घंटे का पहले ही उसे अपने बारे में जानकारी मिली थी। तो रात को इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उसको बताया नहीं गया था और फिर कोठी में तैयारी करनी थी, और अगर उसको वहाँ रख के तैयारी करते तो तब तक उसे भनक लग जाती और पता चल जाता। सर मधुर है बोल रहा है कि सर उसके घर वाले उससे आखिरी टाइम पे मिल नहीं पाए, तो ये गलत नहीं है कि उनके घर वालों को पहले इंफॉर्मेशन देनी? मधुर साहब, बिल्कुल घर वाले नहीं मिल पाए, लेटर नहीं मिल पाया, और इस बारे में भी इस किताब में जिक्र है और बड़ा अच्छा सुनील गुप्ता साहब ने उठाया है कि एक राइट है, आखिरी ख्वाहिश और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके बाद एक चीज़ हुई कि 2016 में शायद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कोई एक मामला आया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने अब एक वो पास किया है फैसला कि आज के बाद कभी भी किसी को जब फांसी हो तो जो मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका जिस दिन खारिज हो, जिस डेट में, उस डेट से लेके फांसी दी जाने जो जिस दिन दी जानी है, कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। अगर मर्सी पिटीशन आज 1 तारीख को खारिज हुई है तो उसको आप 15 तारीख से पहले आप फांसी नहीं दे सकते, उसके पास 15 दिन होना चाहिए, ताकि वो उन 15 दिनों में, और दूसरा उसको बताना चाहिए आपको 15 दिन पहले ही कि अब तुम्हारी खारिज हो गई, अब तुम्हारी फांसी होगी, ताकि वो मेंटली तैयार हो। उसके कुछ अधूरे काम ज़िंदगी के हों, वसीयत बनानी हो, विल बनानी हो, उसके फैमिली के कुछ लोगों को मिलना है, ये सारी चीज़ें पूरी होती, क्योंकि एक मरने वाला है तो उसकी आखिरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी करना एक मानवता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बाद ये एक तो ये कहा कि कम से कम 15 दिन का फासला होना चाहिए मर्सी पिटीशन और फांसी के दिन के बीच में। नंबर 2, अब ये भी मस्ट कर दिया गया कि हर फांसी के बाद पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। पहले ऐसा कई बार हुआ था कि कई मामलों में पोस्टमार्टम नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि सभी को पता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, हैंगिंग है, सफोकेशन है, तो मार ही सामने से रहे तो फिर हमें तो मौत की वजह खुद ही मालूम हो जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कहा है कि हर फांसी के बाद पोस्टमार्टम ज़रूरी है, और मर्सी पिटीशन खारिज होने से लेकर फांसी देने के बीच में 15 दिन का गैप ज़रूरी है, और फांसी देने वालों को उसकी जानकारी भी देना ज़रूरी है। सर मोहम्मद अनीस है, ये बोल रहे हैं कि ये बात सच है कि पहले हैंग टू बिल डेथ नहीं लिखा जाता था, एक बार किसी वकील ने फांसी पर। हाँ, ये कहानी है, कई लोग कहते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं। आज ही मुझे शाम को के बता रहा था कि हैंग और हैंग टिल डेथ कब आया, लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी लेके आपके पास आऊँगा और जल्दी सुनाऊँगा। तो आज फ़िलहाल इतना ही, यहीं पे रुकता हूँ, क्योंकि अभी जो चीज़ें आई अब चलूँ ज़रा बाकी चीज़ें देख लूँ, और भी काम है वो भी कर लूँ, और अगर कल फैसला आ रहा है तो फिर हम लोगों का डिप्लॉयमेंट और ये सारे रिपोर्टर्स वो भी सब कुछ होगा। तो कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे।